क्या बना रही हो मम्मी? खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। तो आ गई बेटा। कैसा था ऑफिस में तेरा आज का दिन? मम्मी बहुत अच्छा था। आज तो बॉस ने मेरी खूब तारीफ करी। पर ये सब छोड़ो, आप ये बताओ क्या बना रही हो? बड़ी जोरों की भूख लगी है। बेटा मैं तेरे लिए प्याज की कचौड़ियां बना रही हूँ, तुझे पसंद है ना? अरे वाह मम्मी, फिर तो आज मैं जमकर कचौड़ियां खाऊंगी। हाँ खा लेना, तेरा जितना जी करे, और सीख भी लेना बनाना। ससुराल जाकर अपने ससुराल वालों को बनाकर खिलाना। क्या मम्मी, आप फिर ससुराल ससुराल शुरू हो गई? अरे ससुराल जब जाना होगा तब जाऊंगी, बना लूंगी मैं सब कुछ। आपने तो मुझे ट्रेनिंग दे ही रखी है, और ये कचौड़ियां तो मैं मिनटों में बना सकती हूँ। अरे वाह, मेरी बिटिया रानी तो बड़ी होशियार है। चल अब ये कचौड़ियां लेकर बाहर हॉल में चल, वहां सब साथ में बैठकर खाएंगे। ओके मम्मी, आपका हुक्म सर आंखों पर। राधा के कहने पर निशा ने हॉल में लगे टेबल पर कचौड़ियां लाकर रख दी और खुद सोफे पर बैठ गई। किशन और नकुल पहले से वहां बैठे थे। अरे वाह मम्मी, क्या कचौड़ियां बनाई आज, मजा आ गया। कचौड़ियां तो बढ़िया है, और मैं जो बताने वाला हूँ उससे इन कचौड़ियों का स्वाद दुगना हो जाएगा। अरे ऐसा क्या बताना है आपको? ऐसी भी क्या बात हो गई भाई? बात यह है कि आज जब मैं सब्जी लाने जा रहा था तो रास्ते में मुझे मनोहर का साला श्याम मिला। उसने बातों बातों में अपने बेटे प्रथम के लिए हमारे निशा के रिश्ते की बात छेड़ दी। अच्छा पापा, फिर आपने क्या कहा? लड़के के बारे में कुछ पूछा कि नहीं? अरे मैंने पूछा तो उसने बताया कि प्रथम ने बीटेक किया है और एक अच्छी फर्म में काम करता है। श्याम को और उसके परिवार को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, भले लोग हैं, मुझे तो सब सही लगा। तो फिर उन्हें इस रविवार को ही बुला लीजिए, देख परख लेंगे दोनों परिवार आपस में, और फिर निशा और प्रथम की हाँ हुई तो रिश्ता पक्का कर देंगे। मम्मी, आप लोगों को बड़ी जल्दी है ना मुझे यहाँ से भगाने की? अरे हाँ भाई, मुझे तो बड़ी जल्दी है। तू जल्दी से जाए तो मम्मी पापा का सारा प्यार मुझे मिलेगा। पापा देंगे ना नकुल को, हमेशा मुझे परेशान करता है। नकुल बेटा परेशान मत करो निशा को। और निशा बेटा, शादी ब्याह सही उम्र में हो जाए तो अच्छा है। हम तुझे कहीं भगा नहीं रहे पगली, ये तेरा घर है, जब मर्जी हो आ जाना। जी पापा। सबने कचौड़ियां खाई और अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन बाद रविवार भी आ गया। किशन के घर पर आज लड़के वालों के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ गए। आइए आइए श्याम बाबू, आराधना बहन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अब क्या बताया बहन जी, काम काज से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ राधा बहन, पर आज तो आना ही था, बात ही इतनी खास है। आपने बिल्कुल सही कहा, भगवान ने चाहा तो अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। बिल्कुल, बस प्रथम और निशा एक दूसरे को पसंद कर ले, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। जरा निशा बिटिया को तो बुला लीजिए। हाँ क्यों नहीं, नकुल बेटा जरा निशा को ले आना। लीजिए ना, तब तक मुंह मीठा कीजिए, और ये दाल की कचौड़ियां खाइए, निशा ने बनाई है। तभी नकुल निशा को लेकर आता है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। निशा बेटा, तुम्हें घर के काम तो आते हैं ना, खाना बना लेती हो? जी मुझे सब आता है, मम्मी ने मुझे बचपन से ही थोड़े थोड़े घर के काम सिखाए हैं। प्रथम बेटा, तुम्हें और निशा को बात करनी हो तो कर लो, बस अपना फैसला बता देना, तभी बात आगे बढ़ाएंगे। मम्मी मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे निशा जी पसंद है, बाकी आप लोग जो ठीक समझे। निशा बेटा तुम्हें कुछ पूछना है क्या प्रथम से? तुम्हारी क्या मर्जी है? मम्मी पापा, आप लोगों की पसंद ही मेरी पसंद है। चलो भाई, दोनों की हाँ है, हमें और क्या चाहिए, हमें तो रिश्ता मंजूर है। हाँ श्याम बाबू, अब बस शादी की तारीख निकलवा कर हमें बता दीजिएगा। जरूर भाई साहब। अच्छा अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर और रिश्ते की बात पक्की करके वो लोग चले गए, और कुछ दिन बाद धूमधाम से निशा की शादी प्रथम से हो गई। निशा पीहर से विदा होकर अब अपने ससुराल आ गई थी, और आज उसकी पहली रसोई थी। निशा बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम मटर की कचौड़ियां बना लो। घर में हम सबको ये मटर की कचौड़ियां बहुत पसंद है, हमारे यहाँ तो रोज बनती हैं ये कचौड़ियां। निशा मन ही मन सोचती है, दाल की, आलू की, प्याज की कचौड़ियां तो मम्मी ने मुझे सिखाई थी, पर ये मटर की कचौड़ियां तो मैंने मायके में कभी नहीं खाई। अब कैसे बनाऊंगी ये कचौड़ियां? यहाँ किसी से पूछ भी नहीं सकती, वरना ये सब सोचेंगे कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता। बेटा किस सोच में डूब गई? बना लोगी ना मटर की कचौड़ियां? जी मम्मी जी, बना लूंगी।
फिर ठीक है, मैं योगिता से कह देती हूँ कि तुझे रसोई की चीजें दिखा दे कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। योगिता बेटा सुन तो जरा। हाँ मम्मी कहिए, कुछ काम था क्या? अरे बेटा तेरी भाभी को जरा किचन समझा दे, अभी नई नई है ना, तो उसे कहाँ मालूम होगा कौन सा सामान कहाँ रखा है। ओके मम्मी, बता दूंगी। आराधना किचन से चली गई और योगिता निशा को समझाने लगी। भाभी ये यहाँ इस तरफ मसाले हैं, फ्रिज में मटर और बाकी सब्जियां हैं, बर्तन तो आपने देख लिए हैं। हाँ दीदी ठीक है। भाभी मटर की कचौड़ियों के साथ पुदीने वाली चटनी बनाना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चटनी तो बना लूंगी, पर ये मटर की कचौड़ियों का क्या करूं? भाभी आपने कुछ कहा क्या? हाँ नहीं दीदी आप जाइए, मैं बना लूंगी सब। योगिता चली गई और निशा कचौड़ियां बनाने लगी। कैसे बनाऊं? हाँ आइडिया, एक काम करती हूँ, मटर को छिलकर उन्हें फ्राई करके भर देती हूँ, शायद ऐसी ही बनती होगी मटर की कचौड़ियां, बनाकर देखती हूँ। निशा ने मटर को फ्राई किया और उसे कचौड़ी के आटे में भरकर एकदम मस्त करारी खस्ता कचौड़ियां बना ली और पुदीने की चटनी के साथ सबको परोस दिया। अरे भाभी ये कैसे मटर की कचौड़ियां बनाई आपने? मटर के बिल्कुल साबुत दाने भर दिए क्या इसमें? भाभी ने तो डिफरेंट मटर की कचौड़ियां बनाई है, पर सच कहूं तो भाभी मुझे ये डिफरेंट वाली रेसिपी कुछ पसंद नहीं आई। ऊपर से तो कचौड़ियां बिल्कुल खस्ता है, पर अंदर से ये तले हुए मटर क्यों निकल रहे हैं? आराधना तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। ये सब क्या है निशा? मटर की कचौड़ियां ऐसे बनती है क्या? ऐसे साबुत मटर कौन भरता है कचौड़ियों में? पूरे नाश्ते का मजा किरकिरा कर दिया। अरे निशा तुम्हें नहीं आता खाना बनाना तो सच बोल देती, झूठ क्यों कहा कि तुम्हें सब कुछ आता है? नहीं मैं सच कह रही हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। अरे नई जगह नई रसोई, बेचारी घबरा गई होगी इसलिए ये सब कर बैठी। अगली बार से ध्यान रखना बहू। जी पापा जी मैं ध्यान रखूंगी। भाई मुझसे तो ना ये मटर चबाए जाएंगे ना निगले जाएंगे, मैं ये नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। हाँ मम्मी मैं भी बाहर ही कुछ खा लूंगी। ऐसा कहकर सभी नाश्ते की टेबल से उठकर चले जाते हैं। अगले दिन शाम को, भाभी आज मेरी कुछ फ्रेंड्स घर आ रही हैं, तो उनके लिए मटर की कचौड़ियां बना देना। वो कहना उन्हें हमारे घर की मटर की कचौड़ियां बहुत पसंद है। जी दीदी मैं बना लूंगी। देखिए पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, कचौड़ियां अच्छे से बनाइएगा। फिर वही मटर की कचौड़ियों का पुराण शुरू हो गया इनका। अब क्या करूं? हे भगवान अब तू ही बचा, बनानी तो पड़ेगी ही। दिमाग लगा निशा। आइडिया, मम्मी को कॉल करती हूँ, शायद उन्हें पता हो कि कचौड़ियां कैसे बनेगी। निशा अपनी मम्मी को फोन लगाती है। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल, कैसी है? मम्मी मैं ठीक हूँ, पर एक बात से ना परेशान हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, बता मुझे। मम्मी मेरे ससुराल वालों को मटर की कचौड़ियां बहुत पसंद है और मुझे तो मटर की कचौड़ियां बनानी आती ही नहीं, आपने कभी सिखाया ही नहीं। हाँ बेटा, वो हमारे घर में तो मटर की कचौड़ियां बनती नहीं, यहाँ तो दाल की और प्याज की कचौड़ियां ही सबको पसंद है, इसलिए मुझे भी नहीं आती ये कचौड़ियां बनानी। तो ओ मम्मी ये तो गजब हो गया, आपको भी ये कचौड़ियां बनानी नहीं आती। अब मुझे कुछ करना होगा। ठीक है मम्मी फोन रखती हूँ। हाँ बेटा ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ फोन कट गया। अब निशा अपने हिसाब से ही मटर की कचौड़ियां बनाने की ठान लेती है। इस बार उसने मटर पीस कर कचौड़ियां बनाई। अब ये कचौड़ियां सही बनेगी। मटर पीस कर उनमें नमक मिर्च मिलाकर भर देती हूँ। कचौड़ियां खस्ता होगी तो सबको अच्छी लगेंगी। भाभी बन गई ना कचौड़ियां? मेरी सहेलियां आ गई हैं। हाँ दीदी गर्मा गर्म कचौड़ियां तैयार है और साथ में खट्टी मीठी चटनी भी बनाई है। तो बस भाभी जल्दी से कचौड़ियां बाहर हॉल में ले आइए और हम सबको खिलाइए। जी दीदी, आज तो आपकी सहेलियां मेरी फैन हो जाएंगी। ऐसा कहकर निशा हॉल में जाकर सबको कचौड़ियां देती है। उसे लग रहा था आज तो उसकी खूब तारीफ होगी, पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही हो गया। ये क्या योगिता, तेरे घर में ऐसी कचौड़ियां? न मटर में स्वाद है न मसाला, बस उबले मटर ठूंस दिए जैसे मजबूरी में भरना पड़ा हो। योगिता तेरी भाभी को कचौड़ियां बनानी नहीं आती क्या? या फिर जानबूझकर ऐसी कचौड़ियां बनाई है ताकि हम दोबारा ना आए? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, किसी चीज में हाथ नहीं बैठता ना। और आज भाभी की तबीयत भी ना सुबह से थोड़ी ठीक नहीं थी। ओह अच्छा, इसीलिए शायद मसाला डालना भूल गई है भाभी। चल कोई बात नहीं, जब भाभी की तबीयत ठीक हो जाए तब बुलाना हमें। हाँ भाभी हम फिर आएंगे, पर ऐसी कचौड़ियां मत खिलाना प्लीज,
इस कचौड़ी में तो बेचारे मटर भी शर्मिंदा हो रहे हैं। हाँ, अगली बार अच्छी कचौड़ियाँ बनाने की कोशिश करूंगी। वैसे आप सब कचौड़ी के अलावा भी कुछ खाना चाहे तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं भाभी, हमें बस मटर की गर्मा गर्म कचौड़ियां ही खानी है। हे भगवान, घर वाले तो घर वाले, अब तो योगिता दीदी की सहेलियों को भी बस टेस्टी मटर की कचौड़ियां ही खानी है और कुछ नहीं खाना। मैंने तो अच्छी बनाई थी, पर न जाने क्यों इन्हें पसंद ही नहीं आती। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। योगिता, मटर की कचौड़ियां उधार रही, याद रखना। हाँ हाँ, फिर कभी आ जाना, खिला दूंगी मटर की कचौड़ियाँ। ईशा और गरिमा के जाने के बाद योगिता ने निशा से कहा, भाभी आपने तो मेरी नाक कटवा दी। मैंने मेरी सहेलियों से कितनी तारीफ की थी मटर की कचौड़ियों की, और आपने सादे से उबले हुए मटर डालकर कचौड़ियां बना दी। आपको मेरा मजाक बनाकर बड़ा मजा आया ना? अरे पहले ही बोल देती, मैं आपकी सहेलियों को नहीं खिलाऊंगी कचौड़ियां, कम से कम बेइज्जती तो नहीं होती मेरी। पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। अरे मैंने ठीक ही बनाई थी कचौड़ियाँ, पता नहीं क्यों आप लोगों को नहीं भाती मेरे हाथ से बनी कचौड़ियाँ। ऐसा कहकर निशा चुपचाप दुखी मन से बाहर जाकर बरामदे में खड़ी हो गई। तभी पड़ोस की दुकान के नत्थू हलवाई ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है बिटिया, बड़ी उदास लग रही हो? कोई बात हो गई है क्या घर पर? मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे ससुर श्याम का दोस्त हूँ। ऐसी कोई खास बात नहीं है काका, घर में सभी बहुत अच्छे हैं, पर बस एक ही प्रॉब्लम है, उसी से परेशान हूँ। क्या प्रॉब्लम बिटिया, बताओ, हम उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। काका, यहाँ ना सबको मटर की कचौड़ियाँ पसंद है, और मैंने मायके में कभी देखी भी नहीं मटर की कचौड़ियाँ। हमारे यहाँ बहुत तरह की कचौड़ियाँ बनती थी। अब मैं इनके लिए मटर की कचौड़ियाँ जैसे तैसे बनाती तो हूँ, पर घर में किसी को पसंद ही नहीं आती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। लो, ये भी कोई प्रॉब्लम है भला? हम तुम्हें बताएंगे कचौड़ियाँ कैसे बनती है। सच्ची काका? तो फिर जल्दी बताइए, कौन कौन से मसाले लगेंगे, मटर को कितना पीसना है, सब कुछ। हाँ बेटिया सुनो, पहले मटर को पानी में थोड़ा नमक डालकर हल्का उबाल लो, फिर उसे अदरक और हरी मिर्च के साथ पीस लो। फिर कढ़ाई में तेल डालो और पीसे हुए मटर को हींग, कलौंजी, गरम मसाला, धनिया, मिर्च, नमक और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह भून लो, और फिर इस फिलिंग को अपनी कचौड़ियों में भरकर बनाओ। देखो कैसे सब चटखारे लेकर खाएंगे। हाँ काका, मैंने सब नोट कर लिया है, कल मैं ऐसे ही कचौड़ियाँ बनाऊंगी। थैंक यू काका, चलती हूँ मैं। निशा को रेसिपी मिल गई थी। वो खुशी खुशी घर के अंदर आ गई और अगले दिन का वेट करने लगी। अगले दिन सुबह, बस आज तो ऐसी कचौड़ियाँ बनाऊंगी मटर की कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। निशा ने कचौड़ियाँ बनाकर सबको परोस दी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है आज। लगता है आज तुमने अपने हाथों का जादू चला ही दिया। पहले खाकर तो देखिए, आज मैंने बहुत मन से कचौड़ियाँ बनाई है। अरे बहू, ये क्या, मसाले का टेस्ट तो सही है, पर इतनी कम मटर की फीलिंग है कचौड़ियों में, स्वाद ही ना आए मटर का। भाभी, मटर कम थे क्या घर पर, जो आपने मटर का मसाला बनने में इतनी कंजूसी कर दी? ऐसा लग रहा है खस्ता मैदे की पूड़ियाँ खा रहा हूँ। अरे कहीं मसाला है, कहीं एकदम खाली, ये सब क्या है बहू? अभी कल ही तो 5 किलो मटर लेकर आई थी बाजार से, फिर भी कम पड़ गया क्या? नहीं मम्मी जी, मटर तो और पड़े हैं। तो फिर इतनी कम मटर की फिलिंग क्यों डाली है? इतने मटर बचाकर क्या करोगी? देखो, आज शाम को मटर की अच्छी वाली कचौड़ी बनाना, और बिल्कुल कंजूसी मत करना, वरना मैं तुम्हारे हाथों का खाना कभी नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर प्रथम उठकर ऑफिस चला गया और बाकी लोग भी अपने काम में लग गए। निशा अब नथु हलवाई के पास गई। काका, मुझे तो आज भी डांट ही पड़ गई। ये मटर की कचौड़ियां मुझसे बनती नहीं, और प्रथम जी ने कहा है कि आज शाम अगर अच्छी कचौड़ियां नहीं बनाई तो वो कभी मेरे हाथों का बना खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम आज शाम मेरे पास से कचौड़ियां ले जाना और सबको खिलाना। मैं भी आता हूँ शाम को तुम्हारे घर। ठीक है काका। निशा घर चली गई। शाम को सबसे छुपाकर चुपचाप वो नत्थू हलवाई की दुकान से मटर की कचौड़ियां ले आई। निशा बेटा, तुमने कचौड़ियां तो बना ली है ना? प्रथम भी ऑफिस से आता ही होगा, देखना आज मटर की कचौड़ियों में कोई कसर ना रहे। ऐसी कचौड़ियां बने कि बस आत्मा तृप्त हो जाए। और हाँ, साथ में चाय भी बना लेना। हाँ मम्मी जी, आज जैसी कचौड़ियां तो आपने कभी नहीं खाई होगी। इतनी स्वादिष्ट कचौड़ियां बनाई है मैंने, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज सबको मेरी मटर की कचौड़ियां खूब पसंद आएगी। हाँ भाभी, भगवान करे ऐसा ही हो, वरना प्रथम भैया का गुस्सा भी आपने देखा कहाँ है।
उन्होंने कहा है कि वो आपके हाथों का खाना चखेंगे भी नहीं, और अगर आज कचौड़ियाँ अच्छी ना बनी तो। अरे दीदी क्यों टेंशन लेती हो, आज प्रथम जी को कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगेगी। इतनी देर में प्रथम ऑफिस से आ गया। निशा ने आज सबको चाय, गर्मा गर्म मटर की कचौड़ी और चटनी खाने के लिए दी। निवाला लेते ही प्रथम बोल पड़ा, अरे आज की मटर की कचौड़ी खाकर तो सच में मैं तुम्हारा फैन हो गया। इतनी बढ़िया फीलिंग, एकदम परफेक्ट मसाले। अब लग रहा है कि तुम्हें खाना बनाना सच में आता है। अच्छा, तो बस कचौड़ियाँ बनाने से ही खाना बनाना आता है, बाकी खाने का कोई मोल ही नहीं, हद होती है। ये क्या बात हो गई, इन्हें बस मटर की कचौड़ियाँ ही चाहिए। मैंने जो सुबह पनीर की सब्जी पराठे बनाए थे वो भी तो अच्छे बने थे, पर उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बहू आज जो मटर की कचौड़ी बनाई है ना, दिल खुश हो गया। सच कहूं तो इतने सालों में ऐसी स्वाद वाली कचौड़ियां नहीं खाई। मटर का स्वाद मुंह में घुल गया है। भाभी सच बताऊं, जब आपने कहा कि मटर की कचौड़ी अच्छी बनी है तो मैंने सोचा वही बोरिंग वाली होगी, जैसी आपने उस दिन मेरे सहेलियों के सामने नहीं बनाई थी। लेकिन ये तो रॉयल कचौड़ी निकली। मतलब मसाला, कुरकुरापन, मटर का स्वाद सब ऑन पॉइंट। खाते ही जो खुशी मिली है ना, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने लायक है। अरे ये मटर की कचौड़ियाँ मैंने नहीं बनाई, कैसे बताऊं इनको, ये सब तो तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। वाह वाह बे वाह, हर कोर में मसालों का ऐसा मेल है कि दिल बोले एक और कचौड़ी खा लो और बस खाते ही जाओ। आज तो बहू तुमने कमाल ही कर दिया। अब निशा हिम्मत करके सच बोलती है, पापा जी, मम्मी जी, ये कचौड़ियाँ मैंने नहीं बनाई है। दरअसल ये कचौड़ियाँ मैं नत्थू काका की दुकान से लेकर आई थी। पर क्यों, क्या तुमसे कचौड़ियां भी नहीं बनाई जाती? घर पर बाकी कामों के लिए नौकरानी है, खाना ही तो बनाना है, वो भी नहीं होता क्या तुमसे? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, खाना तो मैं खुशी खुशी बना लूं, पर ये मटर की कचौड़ियाँ आप सबको मेरे हाथ की पसंद ही नहीं आ रही थी। और आज प्रथम जी ने भी गुस्सा किया, इसलिए मैंने ये कचौड़ियाँ बाहर से लाकर आप लोगों को खिला दी ताकि आप सब खुश रहें। और देखिए आप सबको ये कचौड़ियाँ कितनी पसंद आई। अरे पर यह कोई तरीका हुआ? यह तरकीब तुम्हें किसने दी? रोहित सोशल मीडिया का बड़ा ही शौकीन था। नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना उसे पसंद था। अभी अभी उसे इंस्टाग्राम के बारे में पता चला है और बस वो दिन रात इंस्टाग्राम चला रहा है, सबसे आईडी मांगता फिर रहा है। रोहित, सुबह के 11 बज गए बेटा। रोहन तो दुकान पर भी चला गया और तुम अभी तक यहीं बिस्तर पे पड़े हो। मैंने कहा था तुमसे कि मैं मंदिर से आती हूँ तब तक तुम नहा लेना। तुम एक बात नहीं सुनते हमारी। कहीं इस मोबाइल के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। चिल मॉम, कुछ नहीं होगा। और ये सोशल मीडिया तो आजकल सभी चलाते हैं, कुछ नहीं होता। तू और तेरा फोन, लेकिन संभाल के रहना, किसी अजनबी से दोस्ती मत करना। बहू कह रही थी कि इस इंस्टाग्राम पे लोग एक दूसरे को फंसाते हैं, अकाउंट से पैसे भी गायब हो जाते हैं। मॉम आप भी कितनी भोली हो, मुझे कोई फंसाए ना फंसाए आपको जरूर फंसा सकता है। इंस्टाग्राम का और अकाउंट का क्या लेना देना। इंस्टाग्राम अलग है, इससे अकाउंट के पैसे गायब नहीं होते। और अनपढ़ नहीं हूं मैं, अपने पैसे ऐसे ही किसी को दे दूंगा क्या? देवर जी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। चाय पीने के बाद रास्ते पर जो सब्जी की गाड़ियाँ हैं ना, वहाँ से कुछ सब्जियाँ ला कर दो ना। क्या भाभी, आप भी मेरे जैसे बड़े बिजनेसमैन को आप ये सब्जी लाने के छोटे छोटे काम बताती हो? तो आप जल्दी से शादी कर लो ना, फिर मैं अपने सारे काम मेरी देवरानी से कराऊंगी। भाभी आप ना जले पर नमक छिड़क रही हो। मैं तो मनमोजी हूँ, जो दिल में आए वो करता हूँ, जहाँ जी चाहे वहाँ चला जाता हूँ। अरे मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, मुझसे कौन करेगा शादी? आप हाँ तो कहो, मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मेरे देवर के लिए। सच में? हाँ, लेकिन मेरे लिए परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं तो लव मैरिज करने वाला हूँ, मेरा तो फिक्स है भाई। अरे अरे, आपकी गाड़ी तो काफी तेज चल रही है। मैं तो मजाक कर रही थी। शादी का हम बाद में सोचेंगे, अभी फिलहाल उठ जाइए और जाकर सब्जी लेकर आइए। रोहित बिस्तर से उठ जाता है और नहाने चला जाता है। बहू सच में तेरे ख्याल में कोई लड़की है क्या अपने रोहित के लिए? नहीं माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी। अभी शादी की उम्र थोड़ी ना है मेरे देवर जी की। मैं तो बस उन्हें चिढ़ा रही थी। वैसे भी देवरानी लाने का हक तो भाभी का ही होता है। देवर जी के लिए तो मैं खुद अपनी पसंद की देवरानी इस घर में लेकर आऊँगी। बड़ी चिंता लगी रहती है बहू मुझे इसकी। अब देखो रोहन कैसे अच्छे से काम पर लग गया है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसने अपने सर पर ले ली है। तुम्हें, इस घर को कितने अच्छे से संभाल रहा है। लेकिन रोहित,
बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। ऊपर से वो कुछ लव मैरिज का बोल रहा था। अरे सच में अगर लव मैरिज कर ली तो पता नहीं कैसे गुल छड़ी लेकर आएगा इस घर में। हे राम, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना। आप कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही हो माँ जी। सही उम्र हो जाएगी देवर जी की तो वो खुद समझ जाएंगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हाँ तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन कहीं इसी उम्र में ना उससे कुछ गलती ना हो बैठे। ये उम्र ना बड़ी कठोर होती है, जिंदगी को संवारती तो है नहीं, एक गलती पूरी तरह से बिखेर कर रख देती है। चिंता तो मुझे भी है माँ जी, लेकिन भरोसा है कि देवर जी खुद ब खुद सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन बहू मेरा रोहित बड़ा भोला है, किसी की भी बातों में ना आ जाता है, पूरा पूरा दिन फ़ोन पर लगा रहता है। इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही डर लगा रहता है। ऊपर से ये टीवी न्यूज़पेपर सब में कितनी खतरनाक खबरें आती है, पढ़कर ही दिल कांप उठता है। भाभी, माँ मैं अभी आया सब्जी लेकर, मेरा नाश्ता तैयार रखना। भैया का फ़ोन आया था, दुकान पर अर्जेंट काम है तो मुझे जाना होगा। रोहित सब्जी खरीदने चला जाता है। समीरा अपना काम करने लगती है। मोनिका भी पढ़ने के लिए अखबार अपने हाथ में लेती है। सब्जी मार्केट में रोहित को उसकी कॉलेज की दोस्त रितिका मिल जाती है। ओए कॉलेज के चॉकलेट बॉय, बिजनेस का सपना देखते देखते कहीं सब्जियों का बिजनेस तो ओपन नहीं कर लिया ना? और मुझे पहचाना कि नहीं? अरे तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, तुम कॉलेज में मेरे आगे पीछे जो मंडराती थी, वैसे अब तो कॉलेज से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो। मॉडलिंग छोड़ दी क्या? मॉडलिंग तो बस सपना था जो पीछे छूट गया। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले, हमें जॉब करनी पड़ती है। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बिजनेस का सिर्फ सपना ही नहीं देखा, मैं वो पूरा भी कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं फैमिली बिजनेस में ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन जल्द ही खुद की फैक्ट्री ओपन करना चाहता हूँ। वैसे तुम सोशल मीडिया यूज़ करती हो क्या? तुम्हारी इंस्टा आईडी क्या है? आईडी सर्च करो, अभी मुझे देर हो रही है, चलती हूँ। फ़ोन पर बात करेंगे, मैसेज करना। जल्दी जल्दी में रितिका वहाँ से चली जाती है। रोहित भी सब्जी खरीद कर घर वापस आ जाता है। वो रितिका के बारे में ही सोच रहा था। क्या आईडी बताई थी रितिका ने? हाँ रीटा, ऐसा ही कुछ सर्च करता हूँ। आईडी तो आ रही है लेकिन फ़ोटो नहीं दिखाई दे रहा, शायद नहीं रखा होगा प्रोफाइल में फ़ोटो। ये रिक्वेस्ट सेंड, अभी रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी है, वो जल्दी से एक्सेप्ट कर ले। काफ़ी पोस्ट है अकाउंट पर, मैं भी तो देखूँ। काफ़ी देर हो गई लेकिन रितिका का कोई मैसेज नहीं आया। शायद उसे कुछ काम होगा, ऐसा रोहित सोच लेता है और वो भी काम करने में लग जाता है। काफ़ी समय बाद उसने जिस आईडी पर रिक्वेस्ट सेंड की थी वहाँ से उसे हाय का मैसेज आया। वो बड़ा ही खुश हो गया। मैं जल्दी से हाय कह देता हूँ और वीडियो कॉल के लिए पूछता हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं होगा। अरे जल्दी क्या, वो तो मुझे पहले से जानती है। मैं वीडियो कॉल करना चाहता हूँ, क्या हम वीडियो कॉल पर बात करें? हाँ क्यों नहीं, उस तरफ से जवाब आता है। रोहित जल्दी से वीडियो कॉल करता है। हेलो, हाय, आई एम रीटा। अरे ये क्या, ये तो मेरे दोस्त रितिका वर्मा की आईडी है ना? नहीं, ये मेरी आईडी है। माना कि मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, लेकिन हम भी दोस्त बन सकते हैं। हम दोस्त? हम तो कभी मिले भी नहीं। तो क्या हुआ, मिल लेंगे हम। शायद भगवान की ही इच्छा होगी कि हम मिलें। इसी वजह से तो आपने आपकी दोस्त रितिका वर्मा की जगह मुझे मैसेज किया है, वरना इस दुनिया में एक नाम की कितनी लड़कियां हैं। आपकी बात तो सही है, वैसे आप दिखते भी काफ़ी सुंदर हो। अच्छा, आपकी रितिका से भी ज़्यादा सुंदर? अरे उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर। कुछ भी, सच में। वैसे आप शर्माती हो ना, और भी ज़्यादा सुंदर लगती हो। इसके बाद लगातार रोहित और रीटा की बातें होती रही। शुरू शुरू में उनकी सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन बढ़ती बातों से वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उन दोनों की एक दूसरे के प्रति फिक्र भी बढ़ गई थी। आज काफ़ी देर लगा दी तुमने फ़ोन करने में। मैं ना मेरी माँ से बात कर रही थी, वो मासी के घर गई है ना। तो आज अकेली हो घर पर? नहीं, भैया है ना। मैं कितने दिनों से सोच रहा था कि आपसे पूछूं कि आप पुणे में कहाँ रहती हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है? पुणे में वो मैं क्या? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो सब आप छोड़ो, आपने खाना खा लिया? हाँ मैंने तो खा लिया, तुमने? आजकल मुझे भूख कहाँ लगती है, दिन भर आपके ख्यालों में खोई रहती हूँ। ओए ये सब तो प्यार के लक्षण है, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? जी। अरे क्या हुआ, इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, आपको सुबह जल्दी काम पर जाना है ना, चलो अब सो जाओ। गुड नाइट।
अरे सुनो तो। कट कर दिया कॉल। मेरा गुड नाइट तो सुन लेती। कॉल कट करने के बाद रोहित कई देर तक उसके बारे में ही सोचता रहता है। उसकी फ़ोटो को लगातार देखता रहता है। रात भर उसे नींद नहीं आती। सुबह सुबह आंख लगती है तो माँ की आवाज़ से वो जाग जाता है। रात भर जागना, सुबह सुबह सोए पड़े रहना और दिन भर उस फोन में घुसे रहना। रोहित, सिर्फ इतना ही चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में अभी। और उस मोबाइल में देखकर क्या मुस्कुराते हो? हैं? कल रात काफ़ी समय तक तुम्हारी रूम की लाइट ऑन थी, कुछ आवाज़ भी आ रही थी। किससे बात कर रहा था देर रात तक? हाँ, मैं भी पानी लेने आई थी तो मैंने देखा तुम्हारे रूम के लाइट्स ऑन थे। किसी से बात कर रहे थे क्या? अब बस यही रह गया है क्या कि मेरी जासूसी करो आप लोग? इस घर में सुकून से मैं अपने दोस्तों से बात भी नहीं कर सकता क्या? अरे इतनी रात गए कौन से दोस्त तुमसे बात करते हैं? जरा हमें भी तो दिखाओ। एक काम करो ना, इतना ही शक करना है ना मुझ पर, तो कल से हम सब यहीं हॉल में सोएंगे। इस घर में तो कोई प्राइवेसी नहीं है। रोहित गुस्सा होकर घर से चला जाता है। बीच में काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। दिन ब दिन रीटा और रोहित के बीच में बातें बढ़ती गई। मुझे काफ़ी दिनों से तुम्हें एक बात बतानी थी। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी दोस्त हैं, कई लड़कियां भी मेरी दोस्त हैं, लेकिन जब तुम मुझसे बात करती हो ना तो मुझे कुछ अलग ही लगता है। जब तुम मेरी आंखों के सामने होती हो तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने है, पूरी दुनिया मेरे पास है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अब इतनी भोली मत बनो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मुझे जो कुछ लग रहा है, जो कुछ मैं फील कर रहा हूँ वो एक तरफा नहीं है। अच्छा, ज़रा खुल के बताएंगी जनाब? अच्छा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुस्कुरा क्यों रही हो, शर्मा क्यों रही हो? अरे तुम्हारी झुकी हुई नजरों का मतलब यही है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बारात लेकर आओ और दुल्हन बनाकर ले जाओ। इतना प्यार करती हो कि अब इंतजार भी नहीं हो रहा। मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। अरे सुनो तो, हाँ कब कहोगी? मेरी आंखों से सब कुछ समझ जाते हो तो ये भी समझ जाओ। गुड नाइट। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। समीरा रोहित के लिए एक लड़की पसंद करती है। रोहित, अब तुम्हारा काफ़ी हो गया ये मनमौजी व्यवहार। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, तुम भी लड़की देख लो। मुझे यकीन है कि बहू की पसंद है तो लड़की अच्छी होगी। अब मुझे नहीं करनी किसी से शादी। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए लड़कियां ढूंढना बंद कर दो। मैंने पहले ही बताया था ना कि मैं लव मैरिज करूंगा। अरे रोहित बेटा, कॉलेज में पटाई हुई लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। वो प्यार करना तो बखूबी जानती हैं, लेकिन उन्हें शादी निभाना नहीं आता। मेरी रीटा बाकी सारी लड़कियों जैसी नहीं है। रीटा? कौन रीटा? अब मैं रीटा से प्यार करता हूँ। हैं? क्या करती है, कहाँ रहती है, कुछ बताओ तो। वो तो मुझे भी नहीं पता। प्यार करते हो ना उससे और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं? फिर माँ, मुझे बस इतना पता है कि वो पुणे में रहती है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मेरी मुलाकात उससे इंस्टाग्राम पर हुई है। अरे रोहित बेटा, कितने भोले हो तुम। ऐसा प्यार और शादी इंस्टाग्राम पर नहीं होती, ना मुलाकात ना पहचान, और तुम्हें उससे शादी करनी है। सच में कितने भोले हो। माँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं रीटा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसी से शादी करनी है। माँ जी, आजकल ना हर तरफ लव मैरिज ही होते हैं। हम पहले देख तो ले लड़की कैसी है, फिर आगे सोचेंगे। जो सोचना था मैंने सोच लिया है। आपको लड़की पसंद हो या ना हो, मुझे रीटा से ही शादी करनी है, मेरा फिक्स है। रोहित की जिद के आगे घर के सब लोग झुक जाते हैं। रोहित और रीटा की शादी के लिए मान जाते हैं। देखो रोहित, तुम्हारी जिद की वजह से हम तुम्हारी शादी के लिए तो मान गए हैं, लेकिन हमें लड़की से, उसके घर वालों से मिलना है। तुम जल्दी से उसे बात कराओ। ठीक है माँ। रोहित रीटा को बताता है कि रोहित के घर वाले उसकी शादी के लिए मान गए हैं और वो रीटा से और रीटा के घर वालों से मिलना चाहते हैं। रीटा और मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए मान गए हैं। वो तुमसे और तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते हैं। रीटा के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तुम इतनी चुपचाप क्यों? हाँ, मिलेंगे ना, शाम को ही मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ। तुम अपने घर वालों से मेरी पहचान कर देना। मैं तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की पहचान अपने घर वालों से करा दूंगी। वीडियो कॉल पर? अब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिलते। हमारी मुलाकात सीधे शादी में ही होगी। सीधे शादी में? लेकिन मेरे घर वालों को पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? देखो रोहित, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम बताओ ना अपने घर वालों को कि मैं कैसी हूँ।
मैं शाम को वीडियो कॉल करूंगी, अपने घर वालों को मना लेना। रोहित घर वालों को बताता है कि उनकी तरफ ऐसी प्रथा है कि सब लोग सीधे शादी पर ही मिलते हैं। मोनिका रोहित से कहती है कि ऐसी तो कोई प्रथा नहीं होती, लेकिन रोहित किसी की भी नहीं सुनता। वो जोर जबरदस्ती करके घर वालों को मना लेता है। शाम के समय रोहित के घर वाले वीडियो कॉल पर रीटा, उसकी माँ और भाई से बात करते हैं। उनकी एक दूसरे के साथ पहचान होती है। रोहित के लिए सब खुशी से रीटा के घर वालों से बात करते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। अब बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें बच्चों की खुशी के लिए उनकी बात तो माननी ही होगी। हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी ही सब कुछ है। हम भी रोहित के लिए इस शादी के लिए मान गए हैं बहन जी। हमारे यहाँ ना लड़के के घर वालों से और लड़के से सीधी मुलाकात शादी के मंडप पर ही होती है। माना कि ये थोड़ी अजीब प्रथा है, लेकिन हम पुरानी प्रथाओं में काफ़ी मानते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप व्हाट्सएप पर कुंडली भेज दीजिए रीटा की, मैं अपने पंडित जी को दिखा देती हूँ। मुझे भी रोहित की कुंडली अपने पंडित जी को दिखानी है, आप भी मुझे भेज दीजिए। हम जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? हमें नहीं, लेकिन बच्चों को तो है ना जल्दी। रोहित और रीटा के घर वालों की वीडियो कॉल पर एक दूसरे से मुलाकात होती है। उनकी कुंडलियाँ भी मिलती हैं। मोनिका को रीटा के घर वाले अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उसे कुछ तो खटक रहा था। लेकिन अपने रोहित के खातिर वो चेहरे पर खुशी दिखा रही थी। रोहित तो अब दिन भर रीटा से बातें करता रहता। मोनिका को रोहित की चिंता भी होती थी। रीटा और रोहित की शादी की सारी बातें अब वीडियो कॉल पर ही हो रही थी, लेकिन मोनिका को पता नहीं कुछ गलत हो रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था। मैंने शादी के लिए हॉल बुक किया है, डेकोरेशन वाले को वीआईपी डेकोरेशन करने के लिए कहा है, और हमारी शादी के कपड़े भी तय कर लिए, रिंग भी बनाई है तुम्हारे लिए। मैं तो हमारी शादी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तुम इतना सब अकेले क्यों कर रही हो? मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवाता हूँ, हम दोनों मिलकर खर्चा करेंगे ना। अरे तुमने तो पैसे भी भेज दिए, इसकी क्या ज़रूरत थी? जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है, आखिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं काफ़ी लकी हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो पैसों की तो मुझे तुरंत कॉल करना, मैं तुम्हारे अकाउंट में फिर से पैसे डाल दूंगा। लव यू टू। कभी कपड़ों के लिए, कभी गहनों के लिए, कभी डेकोरेशन के लिए, कुछ भी बहाने बनाकर रीटा रोहित से पैसे मांगती रहती, और रोहित तो रीटा के प्यार में पूरा अंधा हो गया था। वो रीटा की हर एक बात मानने लगा था। आखिर में उनकी शादी का दिन आ जाता है। बड़े धूमधाम से रोहित अपनी बारात लेकर रीटा के दिए हुए लोकेशन पर जाता है। शादी से एक रात पहले ही रोहित की रीटा से बात हो गई थी। रोहित, रीटा ने यही लोकेशन बताया था ना? वो तो कह रही थी कि सारी तैयारियां हो गई है। आज सुबह ही मेरी रॉकी से भी बात हुई थी, उसने भी यही बताया। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली ज़मीन है। शायद हम गलत लोकेशन पर आ गए हैं। मैं अभी रीटा को कॉल करता हूँ। रोहित, लगा क्या रीटा का फ़ोन? नहीं, मैंने 10 बार लगाया, लेकिन उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। वो कहीं परेशानी में तो नहीं होगी ना भैया? अरे रॉकी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है, कहीं उन्होंने हमें फंसाया तो नहीं? अरे नहीं, मेरी रीटा ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तो पहले से ही इस लड़की पर और उसके घर वालों पर शक था, लेकिन तुम उसके प्यार में अंधे थे ना, हमारी एक बात नहीं सुनते थे तुम। माँ जी आप शांत हो जाओ, हम पास के पुलिस थाने में जाकर पूछताछ करते हैं, शायद कुछ पता चले। भाभी, हम कुछ देर यहीं पर रुकते हैं ना, आएंगे वो लोग। देवर जी, यहाँ रुकने से क्या होगा? सब लोग पुलिस थाने में जाते हैं। रीटा के बारे में पूछताछ करनी थी। कौन रीटा? जी, मेरी शादी तय हुई थी उसके साथ। ये रही उसकी तस्वीर, मोबाइल नंबर और पता। इसका नाम रीटा नहीं सानिया है, और ये पता भी झूठा है। पुणे में ऐसी कोई जगह है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रीटा ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी आंखों पर प्यार की पट्टी बांधकर ये लड़की फरार हो गई है। ना ही उसे तुमसे प्यार है और ना ही उसका नाम रीटा है। इस लड़की पर तो कई केस दर्ज है। मैंने उसे 15 लाख रुपए दिए हैं। एक दूसरे के बारे में कम जानकारी होने के बावजूद आप लोग सोशल मीडिया पर मिले हुए किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। आपकी दोस्ती प्यार तक बढ़ जाती है। तुम्हारी रीटा तुम्हें धोखा तो दे गई, ऊपर से तुम्हारे 15 लाख भी ले गई। रीटा, तुमने काफी गलत किया मेरे साथ। मेरा प्यार भी गया और पैसे भी। रोहित को बड़ा पछतावा होता है। वो वहीं नीचे बैठ जाता है। पुलिस की बातों से सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और सब रोहित को समझाने की कोशिश करते हैं। अरे क्या हो गया है तुझे? खाना क्यों नहीं खा रही? आपको पता है ना मम्मी कि मैं बिना लस्सी या बिना दही के खाना नहीं खा सकती, और आज के खाने के साथ ना लस्सी है ना ही दही। अब कैसे खाऊं मैं खाना ऐसा?
अरे एक दिन अगर घर में खाने के साथ लस्सी या दही नहीं है तो क्या तू खाना नहीं खाएगी? बिल्कुल नहीं, पहले बाजार से जाकर दही लेकर आऊंगी, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। बाप रे बाप, फिर तो अगर तुझे कोई ऐसा ससुराल मिल गया जहाँ ये सब चीजें खाते ही ना हो तो तेरा क्या होगा? अरे शुभ शुभ बोलो ना मम्मी, अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। अब स्नेहा ने जैसा बोला ठीक उसके साथ उसका उल्टा हो गया और उसे मिल गया उसका वीगन ससुराल। अब जो इसे अपनी मर्जी से करते हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर किसी पर ज़बरदस्ती से थोपा जाए तो वो बेचारा कितना परेशान हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारी स्नेहा के साथ। तो चलिए देखते हैं स्नेहा की ज़िंदगी कैसे बीतती है उसकी वीगन ससुराल में। अरे यार, आज तो मेरी पहली रसोई है, सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना पड़ेगा, वरना पहले ही दिन इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मटर पनीर की सब्जी, खीर, पूरी और रायता बना देती हूँ, लेकिन सबसे पहले सबके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना देती हूँ। स्नेहा नाश्ते में सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है और उसके साथ आलू के पराठे सेक लेती है। वो नाश्ता लेकर टेबल पर जाती है। अरे वाह बहू, नाश्ता तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आज तू भी हमारे साथ खाना खाने बैठ जा। वैसे भी ना हम सब लोग एक साथ बैठ कर ही खाना खाते हैं। हाँ भाभी, आप यहाँ पर आ जाओ, भैया के बगल वाली कुर्सी हमने स्पेशल आपके लिए खाली रखी है। स्नेहा शर्माती हुई कुर्सी पर बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वो पराठा खाने के बाद चाय की पहली चुस्की लेती है तो उसे चाय का स्वाद बहुत अजीब सा लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये कैसी अजीब सी चाय बनी है, और बेचारी ये सब लोग कितने स्वीट हैं, बता भी नहीं रहे कि चाय अच्छी नहीं बनी। मैं खुद ही सॉरी बोल देती हूँ। अरे स्नेहा, इतनी परेशान होकर क्या सोच रही हो? ब्रेकफास्ट करो। मुझे ना आप सबको सॉरी बोलना है। सॉरी? किस लिए बहू? आज मैंने पहली रसोई में पहली बार नाश्ता बनाया और चाय बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। मैं सबके लिए दोबारा चाय बना कर लाती हूँ। अरे भाभी, लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हो गई है। आपको चाय का टेस्ट थोड़ा अलग लग रहा होगा, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन चाय अच्छी बनी है। लेकिन मैंने चाय पी तो बहुत अजीब सा टेस्ट आ रहा है। आप सब मेरा मन रखने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? अरे कोई तुमसे झूठ नहीं बोल रहा है स्नेहा। दरअसल हमारे घर में हम नॉर्मल दूध की जगह सोया मिल्क का यूज़ करते हैं, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग ही होता है। धीरे धीरे तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। हाँ बेटा, हम सब वीगन है ना, तो हमारे घर में ये दूध दही ये सब कुछ नहीं आता है। हम तो हमेशा ही चाय में यही वाला दूध डालते हैं। इसका मतलब आप दूध से बनी कोई भी चीज़ नहीं खाते? लेकिन मुझे तो दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद है, मैं तो खा सकती हूँ ना? अरे नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। मैं लोगों को वीगन होने के लिए इतना इंस्पायर करती हूँ, और अगर मेरी भाभी ही वीगन नहीं होगी तो मैं बाकी लोगों को कैसे समझाऊंगी? अब तो स्नेहा फंस गई अपने वीगन ससुराल में। अब वो रह नहीं पा रही वो सारी चीज़ें खाए बिना जो उसे पसंद है। यार, शादी को 1 हफ्ता हो गया और अभी तक ढंग की 1 कप चाय भी नहीं पी। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। आज अगर मैंने असली दूध वाली चाय नहीं पी ना तो मेरा तो दिमाग ही फट जाएगा। कुछ ना कुछ तिगड़म तो लगाना पड़ेगा। ये ठीक रहेगा। स्नेहा अपने कमरे में बैठ जाती है और अपने हस्बैंड का ऑफिस से आने का इंतजार करती है। उसे जैसे ही नमन के अंदर आने की आवाज़ आती है वैसे ही वो आंसू बहाने शुरू कर देती है। अरे स्नेहा, क्या हो गया तुम्हें? रो क्यों रही हो? घर में किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं नमन जी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। घर में तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। अरे तो फिर रो क्यों रही हो? तबीयत खराब है क्या? नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है, उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है स्नेहा? कल मेरी छुट्टी है, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूँगा। ना, सुबह तक नहीं, मुझे मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। प्लीज़ मुझे अभी ले चलिए ना। आप बेशक मुझे छोड़कर आ जाना, कल मैं अपने आप घर आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ और कल लेने आ जाऊँगा। नमन स्नेहा को उसके घर छोड़ाता है। क्या हो गया बेटा? इस तरह अचानक इतनी रात को जमाई जी तुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों चले गए? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई? अरे मम्मी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन जब से ससुराल गई हूँ तब से चाय नहीं पी, इसलिए चाय पीने के लिए आई हूँ। प्लीज़ गर्मा गर्म एकदम कड़क दूध वाली चाय बना दो ना। क्या? इतनी रात को तो यहाँ पर चाय पीने आई है? अरे सिर्फ चाय ही नहीं, दूध दही लस्सी पनीर जो भी है सब दे दो। एक बार ससुराल वापस चलेगी तो फिर ये सब कुछ खाने को नहीं मिलेगा। पता नहीं भगवान को मुझे ये वीगन ससुराल देना था क्या? 1 कप चाय पीने के लिए भी तरस जाती हूँ। क्या
तेरे ससुराल वाले तुझे भूखा रखते हैं? देख, ऐसा कुछ है तो हमें बता दे, हम तेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। अरे नहीं मम्मी, कोई मेरे ऊपर अत्याचार नहीं करता। बस वहाँ पर ना दूध या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ कोई नहीं खाता और ना ही मुझे खाने देते हैं। और आपको पता है ना मुझे दूध और दूध से बनी चीज़ें कितनी पसंद है। बस यही परेशानी है। अरे ये तो तेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी हो गई। चल कोई नहीं, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। स्नेहा की मम्मी उसके लिए चाय लेकर आती है और पूरे 1 हफ्ते बाद स्नेहा आराम से चाय पीती है। उसके बाद उसकी मम्मी उसके लिए मटर पनीर की सब्जी, खीर, बूंदी का रायता और उसका सारा फेवरेट खाना बनाकर लाती है। मॉम, कितने दिनों के बाद ना ठीक से खाना खाया, लेकिन कल से फिर से वही मम्मा। अगला दिन होता है। स्नेहा सुबह उठती है और इससे पहले कि नमन उसे लेने आए वो अपना मनपसंद दूध दही वाला खूब सारा नाश्ता कर लेती है। थोड़ी देर बाद आकर नमन उसे ले जाता है। अब ससुराल जाते ही कुछ दिन बाद स्नेहा को फिर से दूध वाली चीज़ें खाने का मन होता है। काश मुझे किसी पार्टी में जाने का मौका मिल जाता तो वहाँ पर जो मन करता खा लेती। हे भगवान, काश मुझे किसी पार्टी का इनविटेशन आ जाए। स्नेहा बस इतना कहती है और तभी नमन कमरे के अंदर आता है। अरे स्नेहा, आज मेरे ऑफिस की एक पार्टी है तो तुम भी मेरे साथ चलना। 2 घंटे बाद निकलना है तो रेडी हो जाओ। ठीक है। अरे वाह यार, ये तो बिल्कुल मेरे मन की हो गई। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी सुन ली। स्नेहा अच्छी तरह बन ठन कर पार्टी में जाती है। दोनों टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। वेटर स्नैक्स सर्व करने के लिए आता है। मुझे ये वाला दे दो। हाँ, ये वाला। अरे ये तो पनीर टिक्का है। नहीं, पनीर नहीं खाना। अच्छा, ये पनीर था क्या? अरे नहीं, ये पनीर नहीं है, ये तो टोफू है। नहीं मैम, ये पनीर ही है। इस नास बेटे को बीच में बोलना जरूरी था क्या? भैया आप ये ले जाओ और सब कुछ वेगन ही लेकर आना। बेचारी स्नेहा का पार्टी में जाने का कोई फायदा ही नहीं होता क्योंकि नमन उसे पार्टी में भी वेगन खाने के अलावा कुछ खाने ही नहीं देता। कुछ दिन बाद रात को सब सो चुके थे, लेकिन 12 बजे स्नेहा का गुलाब जामुन और गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा था। यार कितना मन कर रहा है गुलाब जामुन और गाजर का हलवा खाने का। ये लोग ना तो घर पर घी और खोए वाला गाजर का हलवा बनाने देते और गुलाब जामुन तो खाने ही नहीं देते। लेकिन आज कुछ भी करके मैं गुलाब जामुन और गाजर का हलवा खा कर रहूँगी। लेकिन कैसे खाऊं? एक काम करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ। स्नेहा रात के 12 बजे ऑनलाइन गाजर के हलवे और गुलाब जामुन का ऑर्डर कर देती है और अंधेरे में ही घर के हॉल में जाकर बैठ जाती है। डिलीवरी वाले को कॉल करके पहले ही बोल देती हूँ कि घर की बेल ना बजाए, वरना खामखा फंस जाऊंगी। स्नेहा डिलीवरी वाले को कॉल करके सब समझा देती है। थोड़ी देर बाद उसके पास डिलीवरी वाले की कॉल आती है और वो गाजर का हलवा गुलाब जामुन लेकर किचन में जाती है और छिप छिप कर खाने लगती है। बहुत जोर से प्यास लग रही है, कमरे में पानी ही नहीं है, किचन में जाकर पानी पीना पड़ेगा। और किचन में तो पहले ही स्नेहा सबसे छिपकर गरम गरम गुलाब जामुन और गाजर का हलवा खा रही थी। वहीं उसके ससुर जी किचन में पानी पीने के लिए पहुंच गए। अरे बाप रे, ये किचन की तरफ कौन आ रहा है? अगर घर में किसी ने मुझे ये सब खाते हुए देख लिया तो मेरी तो खैर नहीं। स्नेहा हड़बड़ी में गाजर के हलवे और गुलाब जामुन को छुपाने लगती है। तभी उसके ससुर जी किचन की लाइट ऑन कर देते हैं। अरे बहू, तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? किचन में ये गाजर के हलवे और गुलाब जामुन की खुशबू कहाँ से आ रही है? गाजर का हलवा गुलाब जामुन नहीं तो पापा जी, मुझे तो कोई भी खुशबू नहीं आ रही। पीछे गुलाब जामुन और गाजर के हलवे की कटोरी दिख गई है मुझे। अच्छा हुआ ये मैंने देखा, किसी और ने नहीं। चलो अब अपने कमरे में जाओ। जी पापा जी। बेचारी स्नेहा ने 2 चम्मच गाजर का हलवा ही खाया था, उसी में ससुर जी ने पकड़ लिया। लेकिन वो जैसे ही अपने कमरे में गई तो ससुर जी ने सारा गाजर का हलवा और गुलाब जामुन चट कर दिए। वाह वाह, गाजर का हलवा और गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया। कितने दिन बाद खाने को मिला ये सब, वरना घर में तो ये सब कुछ खाने ही नहीं देते। भला हो बहू का। आपको भी ये देखकर हंसी आई ना? मुझे भी आई। स्नेहा का ये पैतरा तो काम नहीं आया, फिर उसने कुछ और अपनाया। कुछ दिन बाद, ऐसे तो ये लोग मुझे दूध दही खाने ही नहीं देंगे। एक काम करती हूँ, डॉक्टर से नकली रिपोर्ट बनवाती हूँ। स्नेहा डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताती है और एक नकली रिपोर्ट बनवा कर ले आती है। अरे बहू, कहाँ गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें घर में ढूंढ रही हूँ। मम्मी जी, वो ना मैं डॉक्टर के पास गई थी,
कुछ दिनों से पैरों में बहुत दर्द हो रहा था तो चेकअप के लिए गई थी। डॉक्टर ने बताया कि बॉडी में ना कैल्शियम की कमी हो गई है, तो दूध दही खाना शुरू कर दो। अरे भाभी, बॉडी में कैल्शियम की कमी हुई है तो दूध दही खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज से रागी की रोटी खाना शुरू कर दो। रागी में दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। और मैं आपके लिए चिया सीड्स भी ले आऊँगी, उससे भी ना आपको अच्छा कैल्शियम मिल जाएगा। और साथ में डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स तो दिए होंगे, वो भी खाती रहना। हाँ बहू, हम सब भी यही करते हैं और हम सबका कैल्शियम वगैरह बिल्कुल फिट एंड फाइन है। हे भगवान, क्या सोचा था, क्या हो गया। एक तो इतनी मेहनत से डॉक्टर के पास गई, नकली रिपोर्ट बनवाई, इतनी एक्टिंग की, और बदले में ये। जब स्नेहा की ये तिगड़म भी काम नहीं आती तो फिर वो कुछ ऐसा सोचती है जिसका घर वाले तोड़ ही ना निकाल पाए। इन लोगों से छिप छिप कर तो मैं घर में ऐसा कुछ खा नहीं सकती और हर टाइम बाहर भी नहीं जा सकती। ऐसा क्या सोचूं जिससे घर में ही सब कुछ खा सकूं। ऐसा क्या हो सकता है जिससे कोई मुझे दूध दही खाने के लिए मनाही ना कर पाए। अरे हाँ, थैंक यू भगवान जी। स्नेहा अच्छी तरह तैयार हो जाती है और पूजा की थाली लेकर घर से जाने लगती है। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मम्मी जी, आज ना मेरा व्रत है तो मंदिर जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन आज तो संडे है। आज के दिन कौन सा व्रत होता है? आज के दिन होता है ना मम्मी जी एक व्रत, वो मैं अपने मायके में रखती थी। मुझे पंडित जी ने बताया था कि अगर ये व्रत रखूंगी तो जीवन में हमेशा सुख शांति रहेगी। अच्छा चल ठीक है बेटा, फिर तो मैं भी रख लिया करूँगी आज के दिन व्रत। अब स्नेहा मंदिर जाती है और घर जाकर दूध दही वाला खाना बनाने लगती है। जब घर वाले उसे टोकते हैं तो कहती है, भाभी, हम आपको कितनी बार समझाए कि हम सब वीगन हैं, हमारे घर में ये खाना नहीं बनता, फिर भी आप घर में दूध दही वाला खाना बना रही हो। मैं जानती हूँ सृष्टि, लेकिन आज ना मेरा व्रत है और ये व्रत तो मैं शादी के पहले से रखती आई हूँ और हमेशा रखना भी है। और इस व्रत में ना सिर्फ दूध या दूध से ही चीज़ें बनाई जाती है, वही खाना खाना होता है, वरना पाप लगता है। बस एक दिन की तो बात है। अच्छा ठीक है, अगर व्रत है तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन, रोज़ रोज़ नहीं प्लीज़। अरे हाँ, डोंट वरी। चलो शुक्र है, एक दिन तो अब दूध दही वाला खाना खाने को मिलेगा। अब स्नेहा दूध दही घी वाला खाना बनाती है, जिसे देखकर उसकी सासू माँ के मुंह में पानी आने लगता है। स्नेहा के खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है उसे वो फ्रिज में रख देती है। उसकी सासू माँ रात को मौका देखकर फ्रिज से वो सब निकाल कर खा लेती है और खाली बर्तनों को वापस फ्रिज में रख देती है। अगले दिन स्नेहा फ्रिज खोलकर देखती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अरे, रात को तो काफ़ी सारा खाना बच गया था, फिर वो खाना खाया किसने? कुछ तो गड़बड़ है। अब स्नेहा को शक तो हो जाता है, लेकिन खाना खाया किसने वो पता नहीं लग पाता। तभी कुछ दिन बाद स्नेहा का दही बड़े खाने का मन करता है। वो दही बड़े खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसकी ननद बैठकर बड़े मज़े से दही बड़े खा रही है। स्नेहा छिपकर उसकी बातें सुनने लगती है। यार, मैंने ही घर में सबको वीगन बनाया, अगर मैं उनके सामने ये दूध दही वाला खाना खाऊंगी तो सब मुझे क्या बोलेंगे। बहुत शौक चढ़ा था मुझे भी वीगन बनने का, लेकिन अब ना पक चुकी हूँ। मुझे तो अपना देसी खाना बहुत याद आता है। अब घर वालों के सामने खा तो नहीं सकती, इसीलिए छिप छिप कर खाना पड़ता है। अच्छा, तो ये बात है। स्नेहा अचानक सृष्टि के सामने आकर खड़ी हो जाती है और सृष्टि अपनी भाभी को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे भाभी, आप यहाँ पर कब आई? मैं तो यहाँ पर अभी अभी आई, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये दही बड़े और दही पापड़ी की प्लेट क्या कर रही है? ये तो टीना खा रही थी, मैंने नहीं खाई। कब तक छुपाओगी ननद जी? तुम्हारी सारी बातें सुन ली मैंने। और अगर नहीं रह पा रही हो वीगन तो खुद पर इतना प्रेशर मत डालो ना। तुम खुद भी इस प्रेशर में कुछ खा नहीं पाती और घर वालों को भी खाने नहीं देती। आज तो तुम पकड़ी गई, अब तुम्हें घर चलकर सबको सब कुछ बताना ही पड़ेगा। भाभी, लेकिन सब क्या बोलेंगे, सब मुझ पर गुस्सा करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो। स्नेहा सृष्टि को लेकर जाती है और घर वालों के सामने आज सृष्टि को सब कुछ बताना ही पड़ता है। ये बातें सुनकर सब घर वालों को झटका तो लगता है, लेकिन घर वाले जो बोलते हैं उसके बाद स्नेहा और सृष्टि को उनसे डबल झटका लगता है। शुरू में तो शौक में मैं भी वीगन हो गया था, लेकिन फिर जो मैंने बचपन से खाया है वही खाने पीने का मन करता था, तो मैं ऑफिस में सब कुछ बाहर से मंगा कर खा लेता था। अब घर में सब वीगन थे तो घर पर तो खा नहीं सकता था, तो बाहर ही खाना पड़ता था। क्या? इसका मतलब मेरी वजह से
घर में मम्मी और पापा को वीगन रहना पड़ा। नहीं, मतलब देखो, मुझे भी वीगन में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं अभी जब सुबह शाम वॉक करने जाता था तो बाहर ही चाय पी कर आ जाता था, और कभी कभी तो अपने दोस्तों के घर जाकर खाना भी खा लेता था। और उस दिन बहू ने जो गुलाब जामुन और गाजर का हलवा मंगाया था वो भी मैंने ही खा लिया था। क्या? मुझे भी कुछ कहना है। अब जब सबने सच बोल ही दिया है तो आप भी बोल दीजिए माँ जी। वो तूने जो अपने व्रत के लिए दूध दही वाला खाना बनाया था ना, और बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा था, तो वो मैंने ही खा लिया था। क्या? हाँ, घर में सबके सामने खाती तो कोई खाने नहीं देता, तो छिप कर खाना पड़ा। इसका मतलब घर में कोई भी वीगन नहीं था, सब एक दूसरे के प्रेशर की वजह से बस ऐसा दिखावा कर रहे थे, और इस चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ा। लेकिन जो हुआ सो अच्छा हुआ, सबको सब कुछ सच सच पता तो चल गया। अब किसी को प्रेशर में आकर ज़बरदस्ती वीगन खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। थैंक यू भाभी, अगर आप नहीं होती तो मैं प्रेशर में ये बात कभी नहीं बता पाती और सबको मेरी वजह से ज़बरदस्ती ये वीगन खाना खाना पड़ता। जिस ससुराल में दूध दही वाला खाना खाने के लिए स्नेहा इतने दिनों से तिगड़म लगा रही थी, उसे क्या पता था कि घर के सभी लोग यही कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार सबके सामने सच आ ही जाता है, और स्नेहा की ये वीगन ससुराल वाली प्रॉब्लम भी फाइनली सॉल्व हो जाती है। ये है शास्त्री परिवार, जो दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कई सालों से रहते आ रहे हैं। पुष्पा और विश्वास के 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा किशन और छोटा बेटा रोहित। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है बरखा से, जो कि दिल्ली की है। अब तलाश है इन्हें अपनी छोटी बहू की, जिससे उनका परिवार पूरा हो जाए। हाँ मौसी जी, बस अब रोहित के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाए। आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, दिल्ली की हो फिर तो ज़्यादा अच्छा है। बड़े बेटे को तो इतने साल हो गए शादी किए हुए, उसका बेटा भी अब 8 साल का होने को आया है। जी, आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो बताइएगा। मैं आपको रोहित का फ़ोटो और बायोडेटा भेजती हूँ अभी। अरे किससे बात कर रही थी इतनी देर तक? मौसी जी से बात कर रही थी। अब रोहित 28 का हो गया है, उसके लिए लड़की तो देखनी होगी ना हमें, इसीलिए बस मौसी जी को रोहित के फ़ोटो भेज रही थी। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमें एक बार रोहित से भी पूछ लेना चाहिए, कहीं उसकी नज़र में कोई लड़की तो नहीं है। अब रोहित से क्या पूछना, मुझे नहीं लगता कोई लड़की है उसकी ज़िंदगी में। या तो कभी उससे मिलने जाता या उसे घर ले आता। फिर भी मुझे लगता है हमें उससे एक बार पूछ लेना चाहिए। हाँ माँ जी, मुझे भी पापा जी की बात सही लग रही है। आपने देखा नहीं है, रोहित से जब भी शादी की बात करो तो कैसे बात को टाल देता है। मेरी बात मानो तो आज रात हम सब उससे बैठकर पूछ ही लेते हैं, आखिर कोई है तो नहीं उसकी ज़िंदगी में। रोहित के पापा को लग रहा था शायद रोहित किसी को पसंद करता है, लेकिन बस उन्हें बता नहीं रहा है। इसीलिए उन्होंने खुद ही उसे सामने से पूछने का सोचा। रात को जब सब लोग खाना खा रहे थे तब, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कोई बात है क्या? तेरे लिए एक रिश्ता आया था, मैंने और तेरी मम्मी ने उस लड़की के लिए हाँ कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? आपने मुझसे पूछा भी नहीं, एक बार मुझे दिखा तो देते लड़की। ऐसा क्यों कह रहा है, हम तेरे माता पिता हैं, हम तेरे लिए कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे। अब तो हमने शादी के लिए हाँ कर दिया भाई। नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ माम, आप उन्हें मना कर दीजिए। अरे लड़की बहुत अच्छी है रोहित, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और क्या चाहिए तुम्हें? भैया आप ही कुछ बोलिए ना इन्हें। अरे अब मैं क्या कहूँ, सही तो कह रहे हैं सब। अब तेरी उम्र हो गई है शादी की, और माँ पापा ने तेरे लिए गलत लड़की तो ढूंढी नहीं होगी। आप सब समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं कर सकता शादी किसी और से। किसी और से मतलब? क्यों नहीं कर सकता है? हाँ, आखिर कोई कारण तो होगा ना जिस वजह से आप शादी नहीं करना चाहते। क्योंकि मैं पहले ही किसी को प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। देखा, मैंने कहा था ना ये कुछ तो हमसे छुपा रहा है। आ गई ना बात इसके मुंह पे। क्या मतलब? मतलब ये कि हम सब झूठ कह रहे थे, हमने किसी लड़की के साथ आपका रिश्ता तय नहीं किया। हम लोगों को शक था कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए तेरे मुंह से सच सुनने के लिए हमने ये सब नाटक किया। लेकिन तू हमसे छुपा क्यों रहा था बेटा? तुझे तो पता है कि हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने तुझे कभी रोका है क्या? दरअसल बात यह है कि खुशबू यहाँ की दिल्ली की नहीं है, वो गुजरात से है। क्या? गुजरात से? लेकिन तुम दोनों मिले कहाँ? मैं
कंपनी के टूर के चलते जब राजकोट गया था तब मेरी मुलाकात खुशबू से हुई थी। उसके हाथ के ढोकले खाने के बाद तो मैं पागल ही हो गया था। इसीलिए मैं आप सबको नहीं बता रहा था। मुझे लगा पता नहीं आप सब क्या ही सोचेंगे। ढोकले खाने के बाद पागल हो गया? ऐसा तो क्या है ढोकले में? अरे ये कोई ढोकले का कमाल नहीं है, ये तो बस उसके प्यार में पागल हुआ जा रहा है और कुछ नहीं। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, उसके जैसा ढोकला कोई बना ही नहीं सकता। अरे देवर जी, अब ढोकले की बात छोड़िए और शादी की बात करिए आप। ढोकले बनाने में क्या रखा है, वो तो मैं भी बना सकती हूँ। मैं अभी आपको समझा नहीं सकता हूँ भाभी कि ढोकले में आखिर है क्या, लेकिन जब वो इस घर में आ जाएगी तब आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्यों उसके ढोकले की इतनी तारीफ कर रहा था। हाँ हाँ भाई, सुन ली तेरी ढोकला लव स्टोरी। अब शादी की बात पर आए, अगर उसके माता पिता भी राजी है तो हम जल्द से जल्द तेरी और खुशबू की शादी करवा देंगे, क्या है ना जी? हाँ हाँ, तुम्हारी माँ सही कह रहे। हम दिल्ली में है, वो गुजरात में। इससे अच्छा है कि तुम दोनों अब साथ हो जाओ और शादी करके साथ ही रहो। आप लोगों को एतराज़ नहीं है सच में? अरे देवर जी, हमें क्या एतराज़ होगा भला। हम तो खुश हैं कि आप अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हैं। देखो तो कैसे इसके गाल लाल हो रहा है। रोहित और खुशबू का रिश्ता तय हो जाता है। रोहित और खुशबू बड़े ही खुश थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी होने वाली है। मुझे तो लगा था आपके घर वाले मानेंगे ही नहीं। हाँ, लगा तो मुझे भी यही था, लेकिन उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। आज पता है, इसी खुशी में मैंने मीठे ढोकले बनाए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार तुम्हारे ढोकले की वजह से हुआ था। उन्हें लगता है मैं बस तुम्हारी यूं ही तारीफ कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जब मैं शादी करके वहाँ आऊँगी तो उन्हें ऐसे ढोकले खिलाऊंगी कि वो सब खुश हो जाएंगे। हाँ, मुझे तो बस इंतज़ार है कि कब हमारी शादी होगी और कब मैं तुम्हारे हाथ के सैंडविच ढोकले खा पाऊँगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, उसके बाद तो मैं रोज़ तुम्हें अलग अलग तरह के ढोकले खिलाऊंगी। ये देखो, हमारे देवर जी फ़ोन पर भी प्यार की बातें नहीं, ढोकले की बातें कर रहे हैं। भाभी, आपको पता ही नहीं है, ढोकले सिर्फ ढोकले नहीं है, ये एक इमोशन है। अब तो मैं भी बेताब हूँ देवर जी, आपकी होने वाली पत्नी के हाथों के ढोकले खाने के लिए। आपसे ज़्यादा तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब आप खुशबू के बनाए ढोकले खाओगी। अरे बस, अब ढोकला ढोकला क्या लगा रखा है, शादी की तैयारी करो। जब देखो ढोकला ढोकला करता रहता है। आखिर ऐसा क्या था खुशबू के ढोकले में जो रोहित उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था? इसका राज भी जल्द ही खुलने वाला था, क्योंकि अब शादी का समय भी आ गया था जब खुशबू इस घर की बहू बन के दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी। आइए आइए देवरानी जी, आपका स्वागत है आपके ससुराल में। आज तो मैं बहुत खुश हूँ सच में। रोहित की शादी हो गई है, अब तो मैंने गंगा ही नहा लिया। अरे अभी कहाँ पुष्पा, अभी तो हमें तेरी नई बहू के हाथ का खाना खाना बाकी है। पता तो चले ये गुजरात से आई लड़की क्या क्या बना सकती है। कुछ दिल्ली का स्वाद भी पता है कि नहीं इसे? अरे बुआ जी, अब चिंता मत करिए, हमारे देवर जी भी देवरानी जी के ढोकले खाकर ही उन पर मर मिटे थे, और आज हम सबको मौका मिला है उनके हाथ के ढोकले खाने का। ये लो, मैं तो यहाँ कोई बड़े पकवान खाने का सोच रही थी, और यहाँ क्या बनाएगी ये ढोकले। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बुआ जी, आपने आज तक ऐसे ढोकले खाए ही नहीं होंगे। आज तक क्या, ये रहे इस प्लेट में तो पड़े। अरे बुआ जी, ये ढोकले नहीं है, खमण है। इसे खमण कहते हैं, जो बेसन से बनता है। और ढोकले तो उड़द की दाल के, सूजी के और अलग अलग बनते हैं। क्या ये खमण है पीले रंग का? जी बुआ जी, आज मैं आप सबको 10 तरह के ढोकले बनाकर खिलाती हूँ। 10 तरह के ढोकले बनते हैं क्या? जी, आप सब बैठिए, मैं बस कुछ देर में बनाकर लाती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम जो खा रहे हैं वो ढोकले नहीं खमण था। आज तो मुझे भी देखना है कि ये ढोकले आखिर होते कैसे हैं। खुशबू रसोई में जाती है और ढोकले बनाना शुरू करती है, लेकिन उसे रसोई में गए हुए काफ़ी समय हो गया था और बाहर सब लोग उसकी राह देख रहे थे। अरे पुष्पा, तेरी छोटी बहू को तो रसोई घर में गए बहुत देर हो गई, नहीं? हाँ, बात तो आप सही कह रही हैं बुआ जी। मुझे तो लगता है कहीं वो भूल ना गई हो ढोकले बनाना, बस हमें खुश करने के लिए कह दिया हो। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब 10 तरह के बना रही है तो वक्त तो लगेगा ना। ये लो, आ गई खुशबू। खुशबू हाथ में एक बड़ी सी थाली लेकर आई, जिसमें उसने सच में 10 तरह के ढोकले बनाए थे, जिसके नाम वो सबको बताती जा रही थी।
ये स्टीम ढोकला, ये मसाला ढोकला, ये वेज ढोकला, ये चीज़ ढोकला, ये सैंडविच ढोकला, ये 3 रंगों वाला ढोकला, ये सूजी के ढोकले, ये दाल चावल के ढोकले। बस बस खुशबू बहू, इतने नाम तो हमें याद भी नहीं हो रहे जितने प्रकार के तुमने बनाए हैं। आप खाकर देखिए और बताइए कैसे लगे आपको। खुशबू का पूरा ससुराल उसके बनाए ढोकले खाता है और उसे खाने के बाद सब लोग इतने खुश हो जाते हैं कि कोई भी खुशबू की तारीफ करे बिना रह नहीं पा रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा रोहित हमेशा ही तुम्हारे ढोकले की तारीफ क्यों करता था। मुझे लगा था कि देवर जी कुछ ज़्यादा ही तुम्हें सर पे चढ़ा रहे हैं तुम्हारी तारीफ करके, लेकिन इन ढोकलों को खाने के बाद तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तारीफ कम ही की है उन्होंने। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है ये खाती जाओ बस। पुष्पा तू एक काम करना, ये सारे ढोकले डब्बे में पैक करके दे देना, मैं तो अपने घर में भी सबको खिलाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं जीजी, मैं आपके लिए अभी पैक करके देती हूँ। और हमें तो अब खुशबू बहू रोज़ ही बना कर खिलाएगी। जी माँ जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि आप सबको ढोकले इतने पसंद आएंगे। अब तो बस कल से मैं रोज़ अलग अलग ढोकले ही खाऊंगा। मैंने कहा था ना, आप लोग फैन हो जाएंगे ढोकले के। खुशबू बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके बनाए ढोकले सारे परिवार को इतने पसंद आए थे। उसके ससुराल में हर किसी ने उसे अच्छा सा नेक दिया। आखिर कौन सी बहू होगी जिसे तारीफ और नेक अच्छा ना लगता हो, लेकिन ढोकले का पागलपन उसके ससुराल वालों पर कुछ ऐसा चढ़ेगा ये तो खुशबू ने सोचा ही नहीं था। ये लीजिए माँ जी, आलू के पराठे गर्मा गर्म। चाची मुझे तो ढोकले ही खाने हैं। वीर बेटा, हमने पिछले 1 महीने से ढोकले के अलावा और कुछ खाया ही नहीं ना। आलू के पराठे खाकर देखो, अच्छा लगेगा। नहीं चाची, मुझे ढोकले ही खाने हैं। अरे बना देना बहू इसके लिए ढोकले, और थोड़े ना मेरे लिए भी बना देना। माँ जी, जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से मैंने ढोकले ही बनाए हैं। आज पराठे का आटा लगा दिया है, आज यही खा लीजिए ना। नहीं दादी, मुझे ढोकले ही खाने हैं। चाची आप मुझे ढोकले के पराठे बना दीजिए। क्या, ढोकले के पराठे? हाँ, जो बचे हुए ढोकले हैं ना उनका चूरा करके पराठा बना दो। पर माँ जी, ढोकले के पराठे नहीं बनते। अब क्या करे बहू, तूने ढोकले की इतनी आदत डाल दी है कि उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आज तू ढोकले के ही पराठे बना दे। आज दाल चावल के ढोकले के पराठे, कल सूजी के ढोकले के पराठे बना देना। इससे रोज़ रोज़ ना अलग अलग ढोकले के पराठे भी बन जाएंगे। हे भगवान, ये लोग सच में ढोकले के पीछे पागल से होते जा रहे हैं। ढोकले का पराठा कौन खाता है? ढोकले तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब खुशबू का परिवार ढोकले के पराठे खाने लगा था। ढोकले के पराठे बनाते बनाते खुशबू अब हैरान परेशान सी हो गई थी। कहा मैंने भी इन्हें ढोकले खिला दिए थे, मुसीबत हो गई मेरे लिए। जब देखो कभी मेथी वाले ढोकले के पराठे, कभी वेज ढोकले के पराठे। अभी तो ये लोग टिफिन में यही ढोकले के पराठे ले जाते हैं। पहले ढोकले बनाओ फिर उसके पराठे बनाओ। कहाँ फंस गई हूँ मैं। खुशबू ये देखो, आज ना मैंने यहाँ नई डिश सीखी है, दाल बाटी। अगर ये डिश इन लोगों को पसंद आ गई तो मेरी जान बच सकती है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी, आप मेरे लिए ना वरदान बनकर आइए। सच में आइए, आप यहाँ आइए, मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। क्या? खुशबू ने आज बरखा की बहुत मदद की उसकी नई डिश दाल बाटी बनाने के लिए, और आज 6 महीनों के बाद टेबल पर ढोकले के पराठे नहीं बल्कि कुछ और था। अरे सब देख क्या रहे हो, खाइए खाइए, भाभी ने कितनी मेहनत से बनाया है। आज ढोकले के पराठे। अरे छोड़ो ना उसे, तुम ये दाल बाटी चक्कर देखो। हाँ चलो चक्कर देखते हैं बड़ी बहू ने क्या बनाया है। दाल बाटी पूरे ससुराल वालों को इतनी पसंद आती है कि अब किसी को ढोकले का पराठा याद नहीं आ रहा था। वाह बरखा बहू वाह, क्या दाल बाटी बनाई है, सच में मन को तृप्ति मिल गई। तृप्ति तो मुझे मिली है पापा जी। 6 महीनों में आज पहली बार है जब मैंने ढोकले नहीं बनाए। आज तो तुझे नेक देने का मन कर रहा है मुझे। अरे माँ जी फिर दीजिए ना भाभी को, नेक दीजिए, उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस एक नई डिश ही बनाई है। अरे भाभी, आपको पता नहीं आपने क्या किया है। मुझे तो आपके लिए बुरा लग रहा है। अब ये लोग हर रोज़ आपसे यही डिश बनवाएंगे। अब मुझे कल टिफिन में यही चाहिए। मुझे भी, मैं तो अपने सारे दोस्तों को यही खिलाऊंगा।
तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना खुशबू कि सब लोग तुम्हारे ढोकले को भूल गए? बुरा? मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू गिर रहे हैं भाभी। आप तो मेरे लिए किसी वरदान की तरह आई हैं, उल्टा मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। मेरे लिए क्यों? वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। मम्मी ये तो बहुत अच्छा है, कल मुझे दाल बाटी के ही पराठे बना कर देना। क्या? दाल बाटी के पराठे? बेस्ट ऑफ लक भाभी।